हाँ हाँ, सेम करंट का सैचुरेशन हो जाएगा। सेम करंट हो जाएगा सैचुरेशन अगली बार भी। फिर से बताता हूँ, पूरी कहानी सुनो ध्यान से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व में क्या होता है? हिस्टैरिसीस कर्व में हम लोग किसी फेरोमैग्नेट को प्लॉट करते हैं। फेरोमैग्नेट के अंदर कितना बी आ रहा है, ये वाले बात को, कितना बी आ रहा है, जब हमने एक्सटर्नल एक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लगा रखी है, मैग्नेटाइज करने वाली इंटेंसिटी। तो जब तुमने कुछ नहीं डाला होता है, तब ये कंडीशन होता है, ये ये ओरिजिन है, ये जीरो कंडीशन है। ठीक है, कंप्लीट रैंडमनेस, दो, नो मैग्नेटिक फील्ड। फिर तुम जब उसको डालते जाते हो तो पहले उतना राइज नहीं होता, बहुत फास्ट राइज नहीं होगा। क्यों नहीं हो पा रहा है बहुत फास्ट राइज? समझ रहे हो ना, फास्ट राइज नहीं है, ये फास्ट राइज है। ठीक है, इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगा। फिर लोग मानने लगे कि चलो हम लोग ऐसे अलाइन होना शुरू होते हैं। बट मैक्सिमम अलाइन उतने ही होंगे जितने डोमेन है, सब हो गए अलाइन। उसके बाद तुमने सामने वाली डायरेक्शन में करंट भेजते रहे, बट उसको कम करते रहे, तो वो लोग फिर से रैंडम होने लगे। फोर्स कम होने लगा, रैंडम होने लगे। बट सब लोग वापस अपनी जगह पे नहीं गए, कुछ लोग सामने ही रह गए। समझ रहे हो, कुछ अमाउंट में रह गए, कुछ लोग रह गए, कुछ अमाउंट में रह गए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे ही हो, ये लोग भी थोड़ा थोड़ा हुए, लेकिन इफेक्टिवली तो सामने दिख रहा है ना नेट रिजल्ट। तो ये कुछ मैग्नेटिज्म रह जाता है सामने के डायरेक्शन में, इफेक्टिव अलाइनमेंट रह गया है। ठीक है, अब उसके बाद में तुमने क्या किया कि सामने वाली करंट को जीरो करने के बाद में पीछे वाली डायरेक्शन से करंट भेजना शुरू किया, है ना? अब इधर भेजना शुरू किया हो, तो उधर भेज रहे हो तो जो सामने इफेक्टिव रह गया वो पहले तो जीरो होगा। जो सामने की तरफ इफेक्टिव था उससे ऑपोजिट लग रहा है, कभी ना कभी जीरो होगा। फिर पीछे वाली डायरेक्शन में अलाइनमेंट चालू होगा और मैक्सिमम किसी लेवल तक रीच होगा। ठीक है, तो पोजीशन नंबर 3 इस वाले डायग्राम से पता चलती है। ठीक है, फिर भेजते तो उधर ही रहे यहाँ पे भी, बट उधर के डायरेक्शन को कम करते रहे, उधर की करंट को और जीरो रखे। तो फिर से वही होगा कि कंप्लीट इधर जो होगा वो कंप्लीट रैंडमनेस ना पा करके इफेक्टिवली यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे ऐसा टाइप का रहेगा कि इफेक्टिवली उधर है। कंप्लीट रैंडमनेस का नाइन नहीं, वो नहीं हुआ है, अचीव नहीं हुआ है। समझ रहे हो? फिर देखो, जब हम जीरो का जीरो जीरो पे आ गए हैं फिर से करंट, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे नहीं रीच हुए हैं। अब यहाँ से बढ़ाओगे तो अब क्या कर रहे हो, अब इधर भेज रहे हो करंट को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, 5 तक में सामने भेज रहे हो, तो कभी ना कभी ये जीरो होगा, बी जीरो होगा, बी। यहाँ पे क्या चीज जीरो है? बी। एच तो है, एच तो है ना, कुछ एम्पियर है। ठीक है, तो जिस जगह से आया रहता है ना, जिस रास्ते से पहले बार गया रहता है उसी रास्ते से ही जाता। अब इसके बाद बढ़ाऊंगा तो क्या होगा अभी? अब कभी इस रास्ते को नहीं देखेगा ये, अब ऐसा ही होता रहेगा। वो फर्स्ट टाइम में बस होता है। आर यू क्लियर? ये ओ से लेकर के ए को दोबारा कभी ट्रैवर्स नहीं करेगा। ओ से ए एक ही बार गया है। ठीक है, जितना करंट को कम करने पे बी को ये रख लेता है, रिटेन कर लेता है, इसको इसकी रिटेंटिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी क्या है कि अगर हम एच को जीरो कर भी दें तब भी कितना मैग्नेटिक फील्ड वो रख लिया। ठीक है, अब इतना मैग्नेटिक फील्ड चिपक गया इसके साथ में, जा ही नहीं रहा है, भले ही करंट को जीरो कर दिया हमने, तो अपने साइड से एफर्ट लगाना बंद कर दिया, फिर भी चिपक गया है। ठीक है, उतना रिटेन कर लिया वो। तो तुम्हें कितना एक्स्ट्रा और करंट भेजना पड़ेगा, ये क्या डिस्टेंस है, ये एच है, कितना एच एक्स्ट्रा नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिसके चलते जो जितना रिटेन हुआ है वो जीरो हो जाए। उसको उसकी कोएर्सिविटी बोलते हैं। ठीक है, कोएर्सिविटी मतलब कितना नेगेटिव एच लगाना पड़ेगा जिससे बी इनसाइड जीरो हो जाए, रिटेंटिविटी कंप्लीटली जीरो हो जाए। आई होप समझ गए। पूछो, पूछो डाउट। ये एक एच वैल्यू है, ये एक बी वैल्यू है। सर ओ से क्या लिखा है? उसी एक एच वैल्यू है, क्या हुआ? कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी।
ठीक है, घर में इनके डेफिनेशन पूरे लिखना। ये ग्राफ ही सीबीएसई है सब कुछ, अगर ये सिलेबस से नहीं हटा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हट भी गया हो तो एक बार तो जेई के लिए पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, हाँ ये याद रखना कि हिस्टेरिया जो वर्ड है ना, ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा। इसका मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस, ये भूल जाता है किस रास्ते से आया था। ठीक है, दिस इज जस्ट अ जोक। ठीक है, हिस्टेरिया मतलब होता है जो जो चीज़ को हमें सीबीएसई में लिखना है। हिस्टेरिया मीन्स टू लैग बिहाइंड। ये ट्रू है, ये किसी लैंग्वेज में फॉरगेटफुलनेस होता है इसका मतलब, बट ये बात लिखनी नहीं हमें। ठीक है, हिस्टेरिया मीन्स टू लैग बिहाइंड। ठीक है, टेक्निकल मतलब ये होता है कौन किसके पीछे जा रहा है। व्हाट इज लैगिंग बिहाइंड व्हाट। बी और एच में कोई ना दूसरे के लैग बिहाइंड कर रहा है। हम लोग बोलते हैं बी इज लैगिंग बिहाइंड एच। बी इज लैगिंग बिहाइंड एच। ये कैसे बोल दिया हमने, क्योंकि देखो एच जीरो हो चुका है यहाँ पे, देख रहे हो, बट बी जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर पॉइंट टू, सेकेंड पोजिशन, बी हैज नॉट बिकम जीरो, दो एच हैज बिकम जीरो। तो एच पहले जीरो हो गया ना, एच पहले पहुंच गया कहीं पे जहां पे बी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। क्लियर। ठीक है हर्ष, मेरे को तो नहीं पता तुझे किसने बताया है इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, बट जो साइंस में हमें लिखना है वो ये है। ठीक है, मैंने तो ऐसा सुना नहीं है कि क्रेज फॉर समथिंग होता है करके, बट इट माइट बी द केस। दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन। बी लैग्स बिहाइंड एच बिकॉज बी हैज नॉट बिकम जीरो, दो एच हैज बिकम जीरो। ठीक है, अब इस ग्राफ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उनमें क्विकली मैं बोलूंगा। प्रॉपर्टीज जो हैं इसको याद करने हैं। नॉट मच लॉजिक विल बी देयर। एरिया ऑफ द ग्राफ गिव, एरिया ऑफ द ग्राफ गिव्स एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग वन साइकिल। साइकिल क्या चीज का है भाई, एच को जीरो से लेकर के जीरो तक लेकर के, मतलब ये कंप्लीट नहीं। ये जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये एनर्जी की यूनिट निकल करके आती है। कैसे चेक करोगे, बी इंटू एच करोगे ना, एरिया वाइज डायमेंशन वाइज, तो ये एनर्जी निकल करके आएगा। समझ रहे हो, तो इट गिव्स एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग वन साइकिल एज हीट। ये क्यों, ये हीट वगैरह कैसे आ गया भाई, ये हीट वगैरह कहाँ से आ गया, एरिया ऐसा देता क्यों है, डायमेंशन से चेक करना है तुम्हें। बट हीट कैसे आया उसका लॉजिकल रीजन ये है, फ्रिक्शन के चलते। अंदर के डायपोल फ्रिक्शन के चलते हीट प्रोड्यूस करते हैं जब वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम एक ट्रांसफार्मर बनाना चाह रहे हो, तो तुम चाहोगे क्या, तुम्हारे ट्रांसफार्मर में बार बार ये चेंज आएगा, ये बात समझ रहे हो। हमारे घर, हमारे ट्रांसफार्मर में एसी करंट रहता है, ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो। यस सर। देखो, ट्रांसफार्मर में ऐसे शेप के कुछ कुछ रहते हैं, कभी देखा है क्या कभी। यहाँ पे प्राइमरी वुंडेड रहता है, और यहाँ पे सेकेंडरी वुंडेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल रहती है, वहां पे सेकेंडरी कॉइल रहती है। ठीक है ना, तो ये जो एम शेप दिख रहा है ना, ये हमारा बेसिकली मेटल होता है, लोहा है। ठीक है, जैसे भी शेप बन सकते हैं, एम होना जरूरी नहीं है। कोटेड मेटल रहता है सर, बहुत सारा पतला पतला। हाँ, तो अब क्या होगा कि ये वाले में तो इसी करंट फ्लो होगा, तो ये मटेरियल ना बार बार, कभी इस मटेरियल में करंट इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा। एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन बदल रहा होगा, डायरेक्शन चेंज कितनी होगा एक सेकंड में, बताओ।
ये 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स डायरेक्शन बदलेगा, 50 तो साइकिल कंप्लीट कर रहा है वो। ठीक है, ये वन साइकिल है जिसमें एक बार दो बार डायरेक्शन बदल चुका है। ठीक है, अब बदल चुका है, मत ऐसा मत बोलना यार कि सर यहाँ से तो शुरू हुआ था, ये बदल कैसे गया। तो ये अलग डायरेक्शन, ये अलग डायरेक्शन है। सामने की तरफ रहना, सामने की तरफ बढ़ना, सामने की तरफ ही कम होना, फिर उल्टे डायरेक्शन में बढ़ना, फिर उल्टे डायरेक्शन में ही कम होना। ठीक है, तो 100 टाइम्स बदल रहा है 100 साइकिल, 50 साइकिल में। ठीक है, तो उसके चलते ना हमारे मटेरियल में बहुत बार ये साइकिल होने वाली है। समझ रहे हो, तो हमें वैसा मटेरियल लेना है जिसके लिए एरिया बहुत कम रहे। प्रैक्टिकल है एरिया कम होना, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बी एच कर्व बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व को, उसका एरिया कम रहना चाहिए, वैसे मटेरियल को लेना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में सबसे वाइटल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, एरिया कम होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी, हमने मेहनत से एनर्जी बनाई है, वो एनर्जी हीट में ना चली जाए। समझ रहे हो, ये हमारा एम होता है यहाँ पे। बट अगर इसी चीज को तुम एक बार मैग्नेट बनाना चाह रहे हो, परमानेंट मैग्नेट बनाना चाह रहे हो कहीं से, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है कि टेम्पररी मैग्नेट है, ये बता दीजिए। टेम्पररी कर। एक टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, जैसे कि मान लो किसी की गाड़ी गड्ढे में गिर गई है, तो एक जेपीजी आता है, जेपीजी नहीं आता, क्या बोलते हैं, जेसीबी आता है। ठीक है, वो जेसीबी में इस गाड़ी को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ा आयरन लेकर के गए होते हैं, फिर कार उसमें चिपका देते हैं, यहाँ पे करंट पास करा करके, फिर कार जब निकल जाती है पॉन्ड पॉन्ड से, ठीक है, कार जब बाहर आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से उस करंट को बंद कर देते हैं, जिससे कि इससे छूट जाता है। ये कंसेप्ट तो पूरा पता होगा तुम लोग को। ठीक है, तो टेम्पररी मैग्नेट होना चाहिए। ठीक है, अब बोलो कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कई बार तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं ना वो वाली लाइन, जो एक्चुअल लाइन यहाँ शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना इसका, ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, अगर टेम्पररी मैग्नेट बनाना है तो। कम होना चाहिए, नहीं तो कार छूटेगा ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, वो भी शुड बी लेस। जब तुमने एच बंद कर दिया है देना, समझ रहे हो, एच बंद कर दिया जब देना, तब वो छोड़ तो दे भाई, वरना कार को नहीं छोड़ेगा। तो वो भी शुड बी लेस, मतलब क्या कम होना चाहिए, रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए। ये सबसे मेन एम रहता है टेम्पररी मैग्नेट में, है ना। घंटी बजाए तुमने, इलेक्ट्रोबेल होता है ना, घंटी बजाए बटन छोड़े फिर भी बजे जा रहा होगा, वो नहीं करना अपन को। ठीक है, फिर परमानेंट मैग्नेट्स आते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए ओबी हाई चाहिए तुम्हें। भाई परमानेंट मैग्नेट क्या कैसे बनाते हो, परमानेंट मैग्नेट बनाते हो करंट पास करा करके, तो तुम चाहते हो जब करंट छोड़ भी दो तभी भी बहुत रिटेंटिविटी रहे उसकी। समझ रहे हो, और कोएर्सिविटी भी बहुत ज्यादा रहे, इसमें दो बात को ध्यान देना होगा। कोएर्सिविटी क्यों ज्यादा रहे, कोई आसपास का छोटा मोटा करंट भी उसको डीमैग्नेटाइज ना कर दे। समझ रहे हो ना, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई कोएर्सिविटी होनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत 1 मार्क्स का मैं सीबीएसई टॉपिक स्किप कर रहा हूँ ताकि तुम इसके चलते एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी में बीएच कर्व को बहुत लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, और तुम यहाँ से भी परमानेंट मैग्नेट, ये फालतू की बातें तुम पढ़ लेना है प्लीज, फालतू तो बिल्कुल भी नहीं है, बट यू डू नॉट एक्सपेक्ट तुम जेई का सिलेबस भी पूरा करें और हर चीज पढ़ करें। परमानेंट वर्सेस टेम्पररी क्या होता है, ठीक है, पूरा पढ़ोगे खुद समझ में आ जाएगा। परमानेंट टेम्पररी क्या होता है, हार्ड मैग्नेट, सॉरी हार्ड आयरन सॉफ्ट आयरन क्या होता है। ठीक है, पूरा समझ जाओगे, करना। एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, सुनो। परमानेंट मैग्नेट वो हैं जिनकी हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए उस मटेरियल की, उसी को परमानेंट मैग्नेट के लिए लेंगे। टेम्पररी वो हैं जिनमें है ना, मतलब वो भी कम हो, वो भी वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग फिर बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ पे आता है। एक्सपेरिमेंटली हमें कोई बार मैग्नेट ही बनाना है जिसको लैब्स वगैरह में यूज़ करना है। ठीक है, टेम्परेरी कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, तो जैसे अभी कार निकालने में काम आता है, और
इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में काम आता है, ठीक है। परमानेंट हार्ड मैग्नेट से बनते हैं, हार्ड मैग्नेट जो है उनके पास उनके डोमेन टफ होंगे, एक बार घुमा दिए तो परमानेंटली वहीं पे रह जाएंगे। सॉफ्ट आयरन वैसे हैं जो बार बार अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर लेंगे, तो इनको टेम्पररी में यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कम होता है, हार्ड आयरन में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना ही है पढ़ने के लिए, बट खुद से पढ़ो। क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं? गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में ये है कि बी डॉट डी एस जो है वो हमेशा निकल करके जीरो आ जाती है, ठीक है। चाहे तुम कैसा भी इमेजिनरी सरफेस लो, कैसा भी इमेजिनरी सरफेस, जैसे कि यार ये एक इमेजिनरी सरफेस लिया हमने, है ना। अब गॉस में है तो फिर सरफेस है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। लीनियर एलिमेंट नहीं है, सरफेस है ये, ठीक है ना, एक बॉल जैसा। तो बार मैग्नेट को तुम कहीं पे भी रखो, चाहे अंदर में रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, कैसे भी रखो, चाहे कंप्लीट बाहर में रखो, यही तीन कंडीशन पॉसिबल थे मैग्नेट और उस इमेजिनरी सरफेस के रेस्पेक्ट में। और तीनों ही केस में ना, देखना कैसे आएगा। ये तो इस सरफेस से ना तो बाहर निकला, ना तो अंदर आया, समझ रहे हो। तो इसके लिए तो बी डॉट डी एस जीरो आ गया भाई। बी डॉट डी एस जीरो, बी डॉट डी एस क्या होता है? नेट एंटरिंग या फिर नेट एग्जिटिंग कितने हैं। तो नेट या ना तो ये एग्जिट हुआ ना तो एंटर हुआ, ये तो अंदर में था। अब यहाँ से देखो कुछ लोग एग्जिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनको प्लस में काउंट कर दिया, बट उतने ही लोग एंटर भी हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैंने फिर उनको माइनस में काउंट कर दिया, तो फिर से जीरो आ गया। कुछ लोग एंटर हो रहे हैं, ठीक है, बट एग्जिट भी हो रहे हैं, ठीक है क्या। तो हर केस में इतना ही आता है ये। डाउट हो तो पूछो। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पे? इसको मतलब नेट जो फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स ऑन एनी सरफेस ड्यू टू मैग्नेटिज्म इज जीरो, ठीक है, ऑन एनी क्लोज सरफेस। अब हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट के केस से लेकर के बताया है, तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये निकल करके इतना ही आएगा, चाहे कोई भी केस ले लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बार मैग्नेट के लिए ये जीरो है, चाहे कैसे भी वो ले लो आप, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस में से जीरो निकल के आता है। प्रैक्टिकली जीरो निकल करके ही आएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मैग्नेट्स नेवर एग्जिस्ट इन मोनोपोल, ठीक है। जैसे यार तुम लोग को वो सब याद होगा कि हम लोग ऐसे बोलते थे कि एक चार्ज ले लो भाई, ठीक है, और चार्ज के चलते देखो यहाँ पे सब बाहर तो जा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे सर आप ऐसा, कि एक प्लस एम ले लो, ठीक है, और ऐसे बना दो। तो डायग्राम बनाने के लिए तो मैं तो तुम्हारा भी डायग्राम बना सकता हूँ, बट वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। ये डायग्राम तो ठीक है, बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है ना, कभी ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें प्लस एम एक रहेगा, समझ रहे हो। डायग्राम तो ठीक है बना दिया तुमने, बट प्रैक्टिकल बात ही नहीं है, कभी नहीं होगा ऐसा। एक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ये वैलिड है क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं चार्जेस में। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Since magnetic field lines are closed continuous curves, yes देवेंद्र, that is the only reason, ठीक है। बट बुक्स में तुम्हें ये लैंग्वेज मिलेगी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब डायपोल एग्जिस्ट करते हैं, और डायपोल में क्लोज कंटिन्यूस कर्व होते हैं, ठीक है। तो एवरी लैंग्वेज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ओके, मेरे को डिफरेंसेस लिख करके भेजना,
और जो नहीं भेजेगा सिंसियरली सीरियसली बोल रहा हूँ, कल की क्लास नहीं करेगा वो। आजकल ये धमकी देनी पड़ती है तुम्हें कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे। यार ये अर्थ मैग्नेटिज्म को इतना फास्ट पढ़ाऊंगा कि तुम बोलोगे कि क्या हो गया ये करके, ठीक है। देखो, धरती, ये धरती हमारी, सर अंदर में एक पोल और बाहर में दो लगा दो, हर्ष तू दुनिया की कुछ भी कर ले, प्रैक्टिकली वो जीरो ही निकल करके आएगा। जैसा तू बोल रहा है जिससे वो जीरो ना बन रहा है, हो सकता है सिनेरियो प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। अर्थ इज फ्लैट, तू वो वाले ग्रुप का मेंबर है क्या, अर्थ इज फ्लैट वाला? यार मैं गोला ही नहीं बना पाऊंगा तो इससे फास्ट क्या पढ़ाऊंगा मैं। लो यार यही गोला है, जियोइड इन शेप। ओके, देखो, अर्थ का कहीं पे नॉर्थ पोल है, कहीं पे साउथ पोल है, ठीक है, दिस यू नो। बट आज से नॉर्थ को ना जियोग्राफिक नॉर्थ बोलेंगे। जियोग्राफिक मतलब एक्चुअली में वो वहाँ पे नॉर्थ पोल है, ठीक है। पोलर बियर पाए जाते हैं नॉर्थ पोल पे, और साउथ पोल पे क्या पाए जाते हैं? पेंगुइन। दोनों अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ये बात तो पता है ना। तो जियोग्राफिक साउथ, ठीक है। सर। अब, हाँ, अब क्या है, जो मैग्नेट जिसको पॉइंट करते रहता है वो नॉर्थ वो साउथ नहीं होता। मैग्नेट जिसको पॉइंट करता रहता है, हमारा जो छोटा सा कंपास जो है, वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है ये, ठीक है। अर्थ के दिन में एक इमेजिनरी बार मैग्नेट रखा है बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भूल गया वहां पे रख करके, बार मैग्नेट वाकई में है, ऐसा मत सोचना प्लीज, ठीक है। क्या चीज है ये इमेजिनरी बार मैग्नेट? दिस इमेजिनरी बार मैग्नेट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ मोल्टेन लावा। ऐसे करके करंट एग्जिस्ट कर रही होगी मोल्टेन लावा की। मोल्टेन लावा में मेटल्स फ्लो हो रहे हैं, ये बात पता है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बात पता है। उसके चलते मैग्नेटिज्म है, ये बात, ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है फिलहाल। सच बताऊं, किसी को नहीं पता क्यों है मैग्नेटिज्म, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि क्यों मोल्टेन लावा के चलते मैग्नेटिज्म नहीं आ रहा है, ठीक है। वो बोलते हैं अगर मोल्टेन लावा के चलते मैग्नेटिज्म आ रहा है, धरती वैसे ही घूम रही है, सब चीज वैसा ही है, तो मैग्नेटिज्म कंप्लीटली रिवर्स क्यों हो जाता है कुछ सालों में, ठीक है। तो तुम्हें पीएचडी अगर करनी है तो आईआईटी में जाकर के जियोलॉजी ले लेना। अभी बस इतना मानो कि अर्थ के अंदर में एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है, जो मोल्टेन लावा के फ्लो के चलते आता है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सर हवा में, कुछ लोगों को पूछा गया ना भाई अर्थ की मैग्नेटिज्म क्यों है, तो वो बोलते हैं कि हवा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन वाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, ठीक है, वो सोलर एनर्जी के चलते रेडिएट हो जाते हैं, मतलब आपस में टूट जाते हैं, मतलब प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट आउट हो जाते हैं प्रोटॉन से, और ये इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस के चलते मैग्नेटिज्म आती है, ठीक है। वो सब थ्योरी कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ जगह पे सही है, ठीक है। बट अगेन नो थ्योरी 100% एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। अब जियोग्राफिक नॉर्थ के पास, अच्छा तुम्हारा कंपास अगर नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक कंपास अगर नॉर्थ दिखा रहा है तो इधर ही नॉर्थ पोल होगा, तो यहाँ पे ये मैं क्या मार्क करूँ, इसको नॉर्थ मार्क करूँ कि साउथ मार्क करूँ? सही किया कि गलत किया मैंने? सही है। सही है, सही है सर, ठीक। ऑफ कोर्स सही किया है। ये वाला नॉर्थ एंड जो है, ये नॉर्थ एंड किसको ढूंढ रहा होगा? मैग्नेट के साउथ को ढूंढ रहा होगा, ठीक है। अब धरती की सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन मैं बोला था इस चैप्टर में, चैप्टर फुल ऑफ कंफ्यूजन, ढंग से बनाया नहीं इन्होंने बैठ करके, ठीक है। इसका नाम क्या होता है जानते हो? इसका नाम होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इस पॉइंट का ना, इस पॉइंट का नहीं, इस पॉइंट का नाम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। प्लीज ऐसा मत समझना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज सम कंफ्यूजन इन द नॉमेनक्लेचर, एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, देयर इज सम कंफ्यूजन इन द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से है, ऐसा नहीं कि दुबियस है, डाउटफुल नहीं है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर परफेक्ट है, जो लिखा गया है वो लिखा गया है, ठीक है। बदल बदल रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट देयर इज सम कंफ्यूजन, बनाने वाले ने थोड़ा गलत बना दिया नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। जो फिर ये क्या चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट,
अगर तुम्हें साउथ पोल नाम लेना ही है ना तो मैग्नेटिक साउथ पोल मत बोलना, साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट नाम लेना। ठीक है, ये वो जगह है ये। इज इट क्लियर टू यू? सर इस जगह को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्यों नाम लिए जबकि ये साउथ पे है? ठीक है, तुम थोड़ा लेट पैदा हो गए हो। तुम पहले पैदा हुए होते तो हो सकता है तुमने करेक्ट नाम रख दिया होता, और तुमने करेक्ट नाम रखा होता तो ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई धरती के अंदर को हमेशा से जान रहे हैं कि अपन, वी डू नॉट नो व्हाट इज इनसाइड द अर्थ फ्रॉम ऑलवेज। ठीक है, वी डू नॉट ऑलवेज नो कि क्या हो रहा है करके। तो हो सकता है उस समय पे जो लोग अंदर को नहीं देख पाते रहेंगे, इतना विजुलाइज नहीं कर पाते रहेंगे, उन्होंने ऐसा नाम रख दिया होगा। ठीक है, बट दिस इज द नॉर्मल प्लेसेस। ठीक है, अब देखो, अर्थ के नॉर्थ से निकलती है लाइन और साउथ में रीच करती है, दिस यू नो। किसी भी बार मैग्नेट के लिए ऐसे फील्ड लाइन रहेगी। ठीक है, और ऐसे भी फील्ड लाइन रहेगी। नहीं हो पाएगा टॉपिक कंप्लीट नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इधर भी रहेगी उधर से भी रहेगी। ठीक है? अब खैर, ये दोनों जितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, ठीक है, ये 11 पॉइंट कितना डिग्री मेरे को भी याद नहीं आ रहा, 11.3 डिग्री है ये तुम्हें याद रखना है फिलहाल एग्जाम से पहले। ठीक, 11.3 डिग्री। चलो यार नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज देयर इज टू मच इन दिस टॉपिक, बहुत सारा है। रश हो जाएगा, अभी जाओ मत छोड़ करके, कुछ टास्क देते हैं तुम्हें। तुम्हें वो मिल गया है ना तुम्हारा सिलेबस, पढ़ना शुरू कर दी हो? पढ़ना शुरू तो यस कर सर। दिए सर, अब खत्म होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तुम में से कोई ऐसा तो नहीं करता ना कि भाई पढ़ लिया क्वेश्चन कभी और बनाएंगे जीवन में? नहीं नहीं। तो उसी नहीं समय ही सर। तुम्हें क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि चैप्टर के एंड में क्वेश्चन बनाने हैं, तुम्हें टॉपिक के एंड में क्वेश्चन बनाने हैं। समझ रहे हो? और तुम्हें नए नए सोर्सेज से क्वेश्चन नहीं बनाना है शुरुआत में। ठीक है, माइंड इट वेरी केयरफुली। जैसे जिस जगह से तुमने पहले बार क्वेश्चन बनाया है ना, उसी जगह से ही प्लीज रिवाइज करते समय क्वेश्चन बनाओ, और वो जब हो जाए देन गो फॉर न्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा उसको थोड़ा सा सर कम बेनिफिट मिलेगा। हाँ, समझते हैं। बोलो। सर क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ से प्रैक्टिस करें, समझ नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है उसको बनाने में। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 की? यार मुझे तो मतलब रिजल्ट की शीट थी ना, उससे कम्प्लीटली हमारे समय में मुझे समझ में आ गया था, क्वेश्चन भी बन गए थे, हर चीज़ हो गया था। बाकी रहते तो एनसीईआरटी वाले ही हैं। रेजोनेंस बोल रहे सर। हाँ, मैंने ग्रुप में तुम्हें फोटो शेयर किया था ना टेलीग्राम चैनल की। हाँ सर, रेजोनेंस का तो बना रहा था मैं, उसमें भी नहीं है। तो उससे बना लो, कंप्लीट है वो। या फिर जो सर ने दिया होगा, सर ने भी बेसिकली रेजो से ही कुछ क्वेश्चन उठा करके दिए होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से रेजो की शीट सफिशिएंट थी, इनफ थी। और नहीं बन रहा है शीट का, भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सरल चैप्टर नहीं है, प्लीज एक बार आराम से उसको पढ़ो, क्योंकि यूनिटरी मेथड है यार वो चैप्टर। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक मोल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब अगर एक मोल एल्यूमिनियम है, एक मोल एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, तो इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, बस यही कंसेप्ट पे मैंने पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। एक बार डीप रीड करो, ठीक है, पूरा प्रॉपर फील लेकर के, दैट चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी, नहीं छूटता है वो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से आता है। यूनिटरी मेथड है तो फील लो कि कौन इलेक्ट्रॉन किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, फॉर्मूला बेसिस पे मत करो। और जो कोहरलाल्स लॉ वगैरह भी जो है ना उसमें, हाँ वो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को अजीब लगता है, बट एकदम धीरे धीरे पढ़ना पेस में, तो वो भी समझ में आ जाएगा, इजी है। ठीक है सर। और रही बात सीबीएसई की, तो मैं तो ऐसा करता था अपने समय पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सीबीएसई के सारे क्वेश्चन, एक तो लैंग्वेज उनका बहुत अजीब होता है ना चैप्टर्स का, तो मैं
कुछ भी एक सोल्यूशन बुक रख लेता था, जिसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन पढ़ लेता था एक बार, ठीक है, खुद से बनाता था, नहीं बनता था तो रीड कर लेता था, है ना। तो भी वेरी फ्रैंक, मैंने एग्जाम आइडिया फॉलो किया था। उस समय एक बुक आई थी, अभी भी कुछ जगह बिकती है ये। हाँ तो सर, एक मुझे, नंबर बुक है। हाँ, सबसे सरल लगती है, सबसे अच्छी लगती है मेरे को ये। एग्जाम आइडिया। डबल एम है ना, वहीं पे जीत भी गए थे इसमें मेरे दिल, कि सिंगल एम होता है, आई डोंट नो। देख लेना। और ये सीबीएसई के लिए मैंने फॉलो किया, और रिविजन मैंने के लिए फॉलो किया था। ऐसे ही एसएल अरोरा मैंने, प्लीज़ यार एसएल अरोरा अगर नहीं खरीदे और कोई और बुक का प्रेफरेंस नहीं है तो ये खरीद लेना, ठीक है। और जेई के सर लिए मिल भी गया उसका पीडीएफ कल। एसएल अरोरा था, तो जनहित में जारी कर दिया करो इसे। 400 MB का है सर, जनहित में जारी करने हैं रात को। अरे तो उसको भेज दे। कंप्लीट करके कर दो। लिंक भेजना तो तुमने कहीं से डाउनलोड ही किया होगा ना? सर ये कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ना, चलो वो उन सबको बनाओ क्वेश्चन, एग्जाम की तैयारी करो।